हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने कल के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको गॉसेस थ्योरम समझा दी थी, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद आज डेरिवेशन हम देखने वाले हैं, उसके फॉर्मूले को हम डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। कल जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी, तो इंग्लिश में अगर किसी को लिखना है तो लिख लेना। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम the net electric flux passes through any closed surface is 1 upon the epsilon naught times of the total charge enclosed in that closed surface, ठीक है। ये इंग्लिश में हो गई। हिंदी में अगर हम गॉसेस थ्योरम की बात करें तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। ये हिंदी में इसकी डेफिनेशन हो गई। अब कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि phi इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं phi इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई किया दोनों का क्या हो गया q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये किसने बताया था? गॉसेस ने बताया था। हमें इसी को क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है। तो अब डिराइव करने की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब कल मैंने आपको बताया था कि हम गॉसेस थ्योरम दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। एक होता है रेगुलर ज्योमेट्री, एक होता है इरेगुलर ज्योमेट्री। तो मैं पहले आपको इरेगुलर ज्योमेट्री का बता देता हूं, उसके बाद हम रेगुलर ज्योमेट्री का फिर अगर आगे होगा, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गॉसेस थ्योरम कभी किसी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए नहीं पूछी जाती है, वो केवल डिराइव करने के लिए आती है। तो आप इरेगुलर ज्योमेट्री से करो तो ज्यादा अच्छा है। मैं कोई सी भी इरेगुलर ज्योमेट्री बना देता हूं। मान लो मैंने ये इरेगुलर ज्योमेट्री बना दी, ओ मैं इसका सेंटर पॉइंट मानता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक इसकी सरफेस पे यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको मैं P बोल रहा हूं, यहाँ पे O है, R दूरी पे P एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। R दूरी पे P एक पॉइंट है जहां पे मुझे इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। ये गॉसेस थ्योरम, इसका सरफेस एरिया S है। आया समझ में? अब O पे मैं मान लेता हूं कि प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है, जो कि अगर कहीं पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता तो हम कौन सा चार्ज मानते हैं, प्लस Q। तो मैंने यहाँ पे प्लस Q चार्ज मान लिया और P तक की मैं दूरी निकालूंगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, सबको आती है, कूलॉम्ब लॉ से हमें क्या पता है कि E क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जितना चार्ज प्रेजेंट है, तो चार्ज क्या है Q अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं तो प्लस होगा, प्लस प्लस रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन दे देता हूँ टुवर्ड्स O P, मतलब O से P की तरफ, O से P की तरफ, ठीक है। ये उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। में इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूं, E = 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R स्क्वायर। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इतना आया समझ में। अब सेकंड क्या है, हमें क्या करना है, वो जो भी विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो निकालना है, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, सिंपली देखो, इंटेंसिटी में इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसी के आसपास एक छोटी सी सरफेस क्या कर लूंगा, सरफेस कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। सरफेस में मान लूंगा, इसकी सतह मान लूंगा कि यहाँ पे कोई एक बंद पृष्ठ में कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे P के आसपास मैंने कोई एक बंद पृष्ठ, मतलब क्लोज्ड सरफेस कंसीडर की है। बंद ही क्योंकि हमें पता है कि गॉसेस थ्योरम किस पे अप्लाई हो सकती है, केवल एक क्लोज्ड सरफेस में अप्लाई हो सकती है, इसलिए मैंने P के आसपास एक क्लोज्ड सरफेस कंसीडर कर ली है। तो मैं क्या मानता हूं, यहाँ पे जो अब सरफेस क्या है, छोटी है, इसके मुकाबले सरफेस यहाँ पे क्या है, छोटी है, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ds, ठीक है। इसका सरफेस एरिया ऐसे, ये छोटा है इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, ds। इस पूरे से अगर फ्लक्स निकलेगा तो क्या होगा, phi होगा, लेकिन सिर्फ इससे निकलेगा तो क्या होगा, d phi। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ for closed for we are considering a closed surface ds, नहीं, closed surface around P whose surface area is
ds। ठीक है, हमने एक क्या कर लिया है, एक छोटी सी क्लोज्ड सरफेस यहाँ पे मान ली कि इसके आसपास एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, और उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, ds है। हिंदी में भी अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि हमने p के आसपास एक बंद पृष्ठ माना है। ठीक है, और जिसका सरफेस एरिया क्या है यहाँ पे ds। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लेट की यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है इस छोटी सी सरफेस से। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम पास होगा, इसलिए d phi इज इक्वल टू, अब देखो एक फार्मूला होता है phi का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, phi इज इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। ठीक है, E इनटू S ये फार्मूला होता है उसका। तो अगर मैं यहाँ पे इस फार्मूले को पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, छोटा सरफेस है तो कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो मैं बोल सकता हूँ उसको d phi। सेकंड E तो एज इट इज है तो E ऐसा का ऐसा, डॉट S जो है S पूरे का सरफेस एरिया है, लेकिन मैं पास कहां से करवा रहा हूं, छोटे से, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ds। इसमें कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, ये सिंपल सा हमने इसी फार्मूले को डिराइव करके यहां फॉर्म लिखा है। तो यहां पे लिख सकता हूं d phi इक्वल्स टू E डॉट ds। मैथ्स में 12th में एक चैप्टर आएगा वेक्टर, जहां पे आप सीखोगे कि जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट हटाना पड़ता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, cos थीटा। तो इस वाले के बाद डायरेक्टली मैं इस फार्मूले को कैसे लिख सकता हूं, d phi इज इक्वल टू E डॉट ds cos थीटा। आज समझ में E डॉट ds cos थीटा क्यों रखा है, क्योंकि हमें ये वेक्टर इसके ऊपर से हटाने थे। तो हमने वेक्टर अब सक्सेसफुली हटा दिए। अब देखो दो मेथड्स होती हैं मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी, बोला जाता है कि एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, और उसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, किसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स लेते हैं और उनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके एक बड़ा रूप देते हैं, बड़ा इसका रूप देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये छोटी चीजें हैं, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्लक्स की, विद्युत फ्लक्स की, तो वो भी यहाँ पे छोटा है। ds मतलब सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो वो भी छोटा है। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो बड़े की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन करता हूँ दोनों साइड पे। इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन d phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds cos थीटा। ऐसा समझ में, E डॉट ds cos थीटा। अब अगर मैं phi को इंटीग्रेट करता हूं तो वो डायरेक्टली d phi को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, phi हो जाता है। इज इक्वल टू यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन हम नहीं करते, ना ही डिफरेंशिएशन करते, ना ही इंटीग्रेशन करते। तो कांस्टेंट को बाहर लिख लो। कांस्टेंट को मैंने बाहर लिखा। सबसे पहले काम करता हूं, मैं कांस्टेंट की वैल्यू रख देता हूं। E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन में r², ये वैल्यू है। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई में ds cos थीटा आया ना समझ में। अब मैं क्या करता हूं, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेता हूं। तो 1 कांस्टेंट है तो 1 को मैंने बाहर लिख लिया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा ही कांस्टेंट था। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। चार्ज की अगर मैं बात करूं तो चार्ज भी कांस्टेंट ही है, तो मैं इसको चार्ज को भी बाहर लिख लेता हूं। अब बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा अपॉन में r²। जो दूरी है इसकी, ये तो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, डिसिमिलर ज्योमेट्री है, तो अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं या फिर इधर पॉइंट पे निकालूंगा तो ये r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए r क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, ds cos थीटा अपॉन में r² का। ये पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ds cos थीटा अपॉन में r² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है d ओमेगा। कभी भी हम ds cos थीटा अपॉन में r² का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो d ओमेगा आता है। d ओमेगा किस लिए आ रहा है ये मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर से। अभी केवल इतना समझो कि ये जो phi है, phi इक्वल टू q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, ये d ओमेगा। ds cos थीटा अपॉन में r² की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे d ओमेगा होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्टली d ओमेगा। अब ये देखते हैं कि d ओमेगा क्या है।
ओमेगा की अगर हम बात करेंगे तो सिंपली क्या है, एक तरीके से ds cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर, तो cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर जो था उसी को यहां पे जो सरफेस एरिया हमारा होता है, सरफेस एरिया इंक्लूडिंग एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, d ओमेगा। ठीक है, अब d ओमेगा को जब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पे हो क्या रहा है, ये देखो यहां पे एक पॉइंट है, अगर मैं इससे टेंजेंशियल पाथ कवर करता हूं, यहां से भी मैं टेंजेंशियल पाथ कवर करता हूं, तो क्या बन रहा है, एक तरीके से यहां पे कोण बन रहा है, कुछ इस टाइप का कोण बन रहा है, और कोण के बीच में क्या होता है, एंगल होता है। इस एंगल को क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई। ठीक है, तो इसलिए ds cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर को हम d ओमेगा लिख सकते हैं। उसके बाद d ओमेगा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, इनटू d ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई। आया समझ में? तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 2 में इंटीग्रेशन तो हट जाएगा, d ओमेगा को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और phi q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये दिख रहा होगा। ठीक है, क्या किया इस डेरिवेशन में, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो एक डिसिमिलर ज्योमेट्री ली है। ठीक है, डिसिमिलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि एक ऐसी ज्योमेट्री जो कि हमने कभी इससे पहले देखी नहीं थी। ठीक है, तो ये मैंने डिसिमिलर ज्योमेट्री यहां पे ले ली है। सेंटर पॉइंट उसका माना है o से ये जो p सरफेस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट की मैं क्या निकाल रहा हूं, यहां पे दूरी, तो दूरी मैंने मान ली क्या है, r है। ठीक है, इंटेंसिटी अगर मैं निकालूंगा इस पॉइंट पे, तो E 1/4 इनटू कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो यहां पे हमने माना कि q ऑब्वियस प्रेजेंट है, तो q आ गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर। डायरेक्शन यहां पे दे दी, o से p की तरफ जाएगा क्योंकि रिपेल करेगा, प्रत्यावर्तन का फल लगेगा। यहां पे आते हैं E 1/4 q अपॉन r स्क्वायर, इसको क्या दे दी, क्वेश्चन नंबर 1। हम क्या कर रहे हैं, p के आसपास एक स्मॉल सरफेस, मतलब कम सरफेस, छोटी सी सरफेस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, p के आसपास में निकालना हो तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आती है, तो अगर मुझे p के आसपास निकालना है तो p के आसपास मुझे सरफेस को बंद करना पड़ेगा, पृष्ठ को हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो मैंने इसके आसपास बंद किया और उसका सरफेस एरिया क्या दे दिया, ds। बड़े का s है तो इस छोटे सरफेस का क्या दे दिया मैंने, ds। अगर मैं फ्लक्स का फार्मूला लगाता हूं, कम फ्लक्स पास यहां से अगर होगा तो d phi क्या हो जाएगा, e डॉट ds, यहां से वेक्टर का साइन हटेगा तो e ds। ठीक है, e डॉट ds हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं हमें, क्योंकि छोटी वैल्यू हमारे पास है और हमें बड़ी वैल्यू की बड़ी वैल्यू हमें क्या करनी है, इंटीग्रेट करके निकालनी है। तो मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया हमने, इंटीग्रेशन करने पे d phi, अगर छोटा सा फ्लक्स पास हो रहा है तो उसको इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, बड़ा फ्लक्स, तो यहां पे क्या होगा, डायरेक्टली phi। इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट का होता है, तो यहां पे e की मैंने वैल्यू रखी, जो भी फर्स्ट इक्वेशन से मुझे वैल्यू मिली थी, वैल्यू रखने के बाद जो कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिया और सिर्फ किसका इंटीग्रेशन किया यहां पे, जो अंदर है, जो मतलब जो वेरिएबल वैल्यूज है। तो q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट थे तो बाहर हो गए, बचा ds cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ds cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है d ओमेगा। d ओमेगा बेसिकली है क्या, तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, सॉलिड एंगल, यही क्या है, यहां पे d ओमेगा है। ठीक है, और d ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई। तो मैंने यहां पे डायरेक्टली क्या लिखा, इसकी जगह इंटीग्रेट करके d ओमेगा, और d ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, phi q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा गॉस थ्योरम का डेरिवेशन। अगर हम रेगुलर ज्योमेट्री के लिए करेंगे तो रेगुलर ज्योमेट्री में भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा उसमें सरफेस एरिया, उसका स्फीयर का सरफेस एरिया लग जाएगा सर्कल का, और वो भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अभी इस लेक्चर में बस इतना ही देखते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री के लिए। कल अगर होगा तो मैं आपको रेगुलर ज्योमेट्री का भी डेरिवेशन बता दूंगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा।